नमस्कार दोस्तों, 10 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज के एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, कुछ बायस्ड आर्टिकल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट को हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाले आर्टिकल्स हैं, वो मैं छोड़ देता हूँ। एक लिमिट से ज़्यादा गवर्नमेंट के फेवर में बोलना और एक लिमिट से ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना, ये दोनों ही चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। जैसा कि ये पहले आर्टिकल है, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स वीकेंड डेमोक्रेसी। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि बीजेपी बंगाल में हार गई, लेकिन तब भी बीजेपी अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार तृणमूल कांग्रेस को परेशान कर रही है, उनके लीडर्स को अरेस्ट करवा रही है, उनके खिलाफ सीबीआई के केसेस, करप्शन के केसेस चलवा रही है। इस प्रकार की यहाँ पे बातचीत करी जा रही, मतलब बीजेपी यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस से बदला निकाल रही है। तो अब यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल मोटिवेशन आ गया। कुछ लोग बोलेंगे तृणमूल कांग्रेस कौन दूध की धुली है, वो भी तो इतना वायलेंस करते हैं, गुंडा राज चलाते हैं। तो अब ये देखिए पॉलिटिक्स की बातें, इनमें हमको घुसना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात, ये आर्टिकल तो नहीं डिस्कस होगा। अगला आर्टिकल है द प्रॉमिस एंड पेरिल्स ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी। मैं बोलूंगा कि दिस इज द बेस्ट आर्टिकल ऑफ 10 जून एडिटोरियल। ये सबसे अच्छा आर्टिकल है आज का। इस आर्टिकल में ये जो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और जिस प्रकार से ई कमेटी काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, डाटा को डिजिटलाइज करना और कहीं ना कहीं कोर्ट और पुलिस के डाटा का जोड़ के देखना, ये चीजें खतरनाक कैसे हो सकती है। देखिए, इकोसिस्टम अप्रोच बनाने की यहाँ पे बातचीत करी जा रही है। होता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल जज अगर कोई केस देख रहा है, तो ऐसे केसेस में जज पुलिस से कई बार पूछता है कि भाई इस पर्टिकुलर केस के बारे में ये जानकारी यहाँ पे सबमिट करिए। तो एक ऐसा आप कह सकते हो सिस्टम बनाने की बात की जा रही है। इस सिस्टम का नाम दिया गया है, आपको मैं बता देता हूँ, नीचे लिखा भी हुआ है, ICJS सिस्टम, यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब ये जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये पुलिस रिकॉर्ड्स को कोर्ट रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ देगा। तो अब इस रिस्पेक्ट में भले ही आप डाटा कलेक्शन को और डाटा स्टोरेज की बात करो, लेकिन डाटा स्टोरेज और डाटा यूज, ये दोनों बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं। और यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं कहूँगा आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल है एट होम। यहाँ पे बेसिकली इस टॉपिक पे बात हो रही है, जो कोविड-19 के समय पे जो बच्चे ऑर्फन हो रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में कई बार आपसे बात कर चुका हूँ, बट आज ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेंगे छोटा सा। इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है मैंने कारा की, उस वीडियो का रेफरेंस भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल, इनकरेजिंग अकॉर्ड। ये जो G7 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मिलकर ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% के लगाने की बात की है, इसके ऊपर मैंने अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी कवर किया था। तो उस आर्टिकल के कंटेंट को और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के कंटेंट को मिला के एक डिफरेंट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, किसकी, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की। यहाँ पे मैं बहुत होलिस्टिक तरीके से टैक्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मैंने पहले की करंट अफेयर्स में भी दिया है, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही सोशल ऑडियो की एक ऐप की। बेसिकली क्लब हाउस नाम की एक ऐप आई है, और क्लब हाउस नाम की ऐप में बेसिकली यहाँ पे ऑडियो चैट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कुल मिला के यहाँ पे मेन मीडियम है ऑडियो। वैसे तो अगर आप बात करो तो फेसबुक की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये बहुत कह सकते हो कि वेल स्टैब्लिश्ड सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्लब हाउस में क्या है कि जो पुराने चैट रूम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी व्हाट्सएप पे सिर्फ अगर आप चैट करो, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि भाई टेक्स्ट टाइप करके बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, बहुत प्रकार के फीचर्स आ गए हैं व्हाट्सएप में। लेकिन क्लब हाउस नाम की जो ऐप है, इसमें भाई साहब ऑडियो शेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दुनिया भर में इसके जो डाउनलोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले महीने ही लगभग 2 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं, और इस ऐप में भी बहुत सारे आप कह सकते हो प्राइवेसी फीचर्स के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए ऑडियो चैट्स की बात हो रही है, ठीक है ना, ऑडियो का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी ऑडियो का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें कंटेंट रेगुलेशन उतने हाई लेवल पे नहीं हो पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या पोस्ट किया, क्या वीडियो आपने डाली, इस प्रकार की चीज़ें जब अपलोड होती हैं यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पे भी, तो इनका रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का आप कह सकते हो कंटेंट आ रहा है। देखिए, कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योरल वेंचर तब चलता है जब इसमें कुछ अलग हो। ये स्पेसिफिकली एक ऑडियो शेयरिंग ऐप है, और इसकी खास बात यहाँ पे ये है, इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत सारे ऑडियो रूम्स है, ऑडियो चैट रूम्स कह सकते हो आप वहाँ पे। अब मान लीजिए आप इस ऐप पे हो और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इस ऐप पे, तो आपके फ्रेंड्स जिस जिस भी ग्रुप के पार्ट होंगे, उन ग्रुप में, उन चैट रूम्स में आप जा सकते हो। अब आप जिस जिस चैट रूम में एंट्री करोगे, उसका एक आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड बनता जाएगा। मतलब आप कहाँ, किस चैट रूम में जाके क्या क्या देख रहे हो, इन चीज़ों का यहाँ पे रिकॉर्ड बनता है। ये चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
कभी इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल पे कोई आया या फेसबुक की आपकी प्रोफाइल पे कोई आया, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि किसने आपकी प्रोफाइल विजिट की। आप किसी की प्रोफाइल विजिट करते हो तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी प्रोफाइल विजिट की। तो कांस्टेंट सर्वेलेंस नहीं है यहाँ पे। मतलब आप जा सकते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रोफाइल दे सकते हो, उस पर्टिकुलर पर्सन को पता नहीं चलेगा। बट यहाँ पे लिटरली स्टॉकिंग हो रही है। स्टॉकिंग मतलब क्या है कि अगर आप एक ऑडियो चैट रूम से दूसरे ऑडियो चैट रूम पे जा रहे हो, तीसरे ऑडियो चैट रूम पे जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर ऑडियो चैट सुन रहे हो, तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड बनता जा रहा है, उस रिकॉर्ड को हर कोई देख सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, आने वाले समय में डाटा ब्रीचेस, प्राइवेसी वॉल्यूशंस यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, ये बोला जा रहा है। और भी बहुत छोटे छोटे इसमें फीचर्स हैं। अभी एक ऐप के फीचर्स बता रखे हैं तो अलग से मैं उसको क्या ही डिस्कस करूं। ठीक है ना, आप ऐप खोल के देखोगे, वैसे तो इस प्रकार की ऐप्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को कोई काम की नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो क्लब हाउस नाम की ऐप है ये इनोवेटिव है, लेकिन प्राइवेसी और डाटा राइट्स इसमें वॉयलेट हो रहे हैं। जब भी डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से रिलेटेड अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो चैलेंजेस इन डाटा प्रोटेक्शन में आप इस प्रकार के क्लब हाउस नाम की एप्स के एग्जाम्पल दे सकते हो, जहां पे एक नई प्रकार के कन्वेंशनल तरीका आ रहा है डाटा शेयरिंग का, और उसको रोक पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट आप बात करो साउथ एशिया हेल्थ केयर बर्डन। इसमें काफी अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए गए। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस प्रकार की कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में। साउथ एशिया के समय के ऊपर इस समय पे हेल्थ केयर बर्डन के स्टैटिस्टिक्स क्या है उनके बारे में यहाँ बात की गई, इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हॉस्पिटल्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये था कि जीबी पंत जो हॉस्पिटल है आपका दिल्ली गवर्नमेंट का, वहां पे एक नोटिस जारी किया गया। तो अब ये जो जीबी पंत हॉस्पिटल की नर्सेस थी, ये आपस में अपनी भाषा मलयालम में बात कर रहे थे। आपको पता है कि नर्सेस में एक बहुत मेजॉरिटी तबका केरला से आता है। ठीक है भाई, अभी देखिए किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, अब मान लीजिए उस पेशेंट को कोई भाषा नहीं आती, उसको मलयालम नहीं आती, तमिल नहीं आती, मान लो उसको हिंदी नहीं आती, कई बार हिंदी भी नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। तो नर्सिंग प्रोफेशन में और डॉक्टर प्रोफेशन में ये जरूरी है कि कम से कम हिंदी इंग्लिश दोनों आए। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप बात करो जहाँ पे एक डोमिनेंट भाषा बोली जाती हो, तो वो वाली भाषा भी आए। तो तमिलनाडु में तमिल आनी चाहिए, केरला में मलयालम आनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारी वहां पे केरला की नर्सेस हैं और वो आपस में मलयालम में बात करनी है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई बात करने में। ये समझ में आता है कि एक पेशेंट बीमार है और वहां पे आके वो बेड पे एडमिट है, और उसको अगर आप एक ऐसी भाषा में बोलो जो उसको नहीं आती, तो कहीं ना कहीं वो परेशान होगा, क्योंकि वो शरीर से भी परेशान है। बट अगर वो नर्सेज आपस में अगर मलयालम भाषा में बात करी, तो किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है भैया, आपस में तो अपनी भाषा में आप बात करोगे ही करोगे। तो इस रिस्पेक्ट में जीबी पंत हॉस्पिटल में एक सर्कुलर इशू हुआ कि भाई ये जो नर्सेस हैं, नर्सिंग पर्सनल है, ये क्या तो केवल हिंदी बोलेंगी या इंग्लिश बोलेंगी, मतलब हिंदी इंग्लिश में ही बात कर सकती हैं, ये किसी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। अब इसके लिए नेशनल बैकलैश होगा। अब इस पर्टिकुलर इवेंट में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इस गलत इवेंट को लेकर ऑथर यहाँ पे हिंदी भाषा के प्रोपोगेशन को भी गालियां दे रहा है। चलिए, आप हमारे पॉलिटिशियंस को गरिया रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के अगेंस्ट बात की गई है, हिंदुत्व की फिलॉसफी के अगेंस्ट बात की गई है, वो चलिए वहां तक सही है, बट हिंदी भाषा के भी अगेंस्ट यहाँ पे बात की गई है। तो अब इस रिस्पेक्ट में मैं आपको इस आर्टिकल के कुछ न्यूएंसेस समझाऊंगा। तो ये 4 आर्टिकल्स बेसिकली मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, करना चाहें तो। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी वीडियोस कौन कौन सी बनी हुई है, किस किस टॉपिक पर बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। आपको बता दूं पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, लक्ष्मीकांत की स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीटेड है। जैसे बाकी सिलेबस होगा बचा हुआ भी कंप्लीट कर दूंगा, हालांकि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का है, तो प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी के लिए आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटेड मांग सकते हो। लेकिन फिर भी आप चिंता मत करो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगी। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स बन रही है, सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री बन रही है, और एनसीईआरटी 6 से 12 बन रही है, जिसमें अभी के लिए ज्योग्राफी चल रही है 11th क्लास की। तो काफी सारी एनसीईआरटीज बन चुकी हैं, आप जाके उनको चेक भी कर सकते हो। अब शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल से। एक और चीज, वेबसाइट बना रखी है आपकी करंट अफेयर्स के लिए, तो arshidvedi.com पे जाके आप वेबसाइट पे करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे करंट अफेयर्स के जो भी वीडियोस आते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस के लिए, प्लस मैं जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अपडेट करता हूं, उसके लिंक भी मैं आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देता हूं। तो बात करते हैं प्रॉमिस एंड पेरिल्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी। फेज 3 ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट की यहां पे बात हो रही है। देखिए,
अगर आप बात करो तो इंडियन कोर्ट्स को ट्रेडिशनली किस हिसाब से देखा जाता है कि भाई ये इनएफिशिएंट है, यहाँ पे केस सालों सालों तक चलते रहते हैं, ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स बहुत परेशान हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन जब केस फाइल करता है तो हो सकता है उसके नंबर आते आते उसकी मृत्यु हो गई हो, तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। एक डाटा रिलीज किया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी एज ऑफ जून 2020 के ई लेटर के हिसाब से, न्यूज लेटर के हिसाब से क्या बोल रही है कि इंडिया में कोर्ट्स में 3.27 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और इन 3.27 करोड़ केसेस में से 85,000 केसेस 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो जब इतनी पेंडेंसी है हमारे इंडिया में जुडिशरी में केसेस की, तो ऐसे केसेस में क्या टेक्नोलॉजी की मदद से इंडियन कोर्ट्स को रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है? तो देखा जाए प्राइमा फेसी तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अगर टेक्नोलॉजी है तो उल्टे सीधे मैनुअल कामों में ज़्यादा समय नहीं जाएगा और केस जल्दी एडजुडिकेट होगा। लेकिन अब आप समझिए, टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो ऑपरेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्रकार से करना है कि यहाँ पे भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स ना वायलेट होने लगे। और अभी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि इनइक्वालिटी फैल रही है, सर्विलांस फैल रहा है, और कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन हो रहा है। मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी कहीं ना कहीं चीज़ें उस लेवल पे एफिशिएंट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने एक ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया है फेज 3 ऑफ ई प्रोजेक्ट्स के लिए, ई कोड प्रोजेक्ट के लिए। मैं आपको बता दूं ये ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है फेज 3 ऑफ ई कोड्स प्रोजेक्ट की, ये ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट है, ये अभी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो फेज 1 था और फेज 2 था ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का, वहां पे जुडिशरी की डिजिटाइजेशन की बात की, तो केसेस ऑनलाइन कैसे फाइल करने हैं, केसेस को ट्रैक कैसे करना है ऑनलाइन। जब भी मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में किसी दूसरे कोर्ट में कोई जजमेंट दिया गया, तो उस जजमेंट की कॉपी ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आज की डेट में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पे जो भी पिटीशन फाइल हुई और उस पिटीशन पे जो भी डिसीजन आए, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ईयर वाइज, पार्टी वाइज सेग्रीगेटेड। अब ये जो फेज 1 और फेज 2 में ये जो चीज़ों को डिजिटाइज करने की बात की गई, ये जॉब काफ़ी हद तक अपर लेवल्स पे तो हुई है, यानी कि हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। बट जब आप लोअर में चले जाओगे, सेशंस कोर्ट की बात कर लीजिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर लीजिए, वहाँ पे चीज़ें अभी भी पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं की हैं। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें इंप्रूव होती तो नजर आ रही हैं। फिजिकल कोर्ट्स बंद हो गई थी, बहुत समय तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बंद रहा, लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई अनलिमिटेड समय तक इसको बंद नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो देखिए ओपन करना ही पड़ेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं ऑनलाइन फंक्शन करना यहाँ पे शुरू हुआ। और आप देखोगे कि जो ऑनलाइन फंक्शनिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शुरू हुई है, वो कहीं ना कहीं ई कोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से शुरू की है। यानी कि जो कोर्ट्स को डिजिटाइज करने की मुहिम चलाई गई इंडिया में, इसकी वजह से चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे डिजिटाइज होती हमको नजर आ रही हैं। इस ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स को एक ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, वो मॉनिटर करती है। अब इसी रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जो फेज 3 ई कोर्ट प्रोजेक्ट का यहाँ पे एनविसेज किया गया है, यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ ऐसे आप देख सकते हो, ये जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोमulgate किया जा रहा है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि इतने ज्यादा नॉबल हैं कि एक्चुअली में आप जब उनका इंप्लीमेंटेशन करोगे तो उनका गलत प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। This phase 3 of e-courts project has reached the stage in a trilogy where the franchise starts trying to do too much and goes off the tramline। मतलब कि आप इतना ज़्यादा एफर्ट मार रहे हो, इतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा तो छोड़ो वो गलत हो जाएंगी। तो भले ही ऑन द सरफेस आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नॉबल नज़र आ रहे हैं, भले ही आप कोर्ट प्रोसेस का डिजिटाइजेशन कर रहे हो, भले ही आप इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हो, जुडिशरी, लॉयर, लिटिगेंट सबको ऑनलाइन जोड़ रहे हो, बट इन द लॉन्ग टर्म आप काम गड़बड़ कर रहे हो। अब हमको समझना जरूरी ये है कि ये काम कैसे गड़बड़ हो रहा है। ये जो फेज 3 डॉक्यूमेंट है आपका ई कोड प्रोजेक्ट का, ये क्या प्रपोज कर रहा है? ये एक इकोसिस्टम अप्रोच को प्रपोज कर रहा है। जस्टिस डिलीवरी के लिए इकोसिस्टम अप्रोच क्या है? ये इकोसिस्टम अप्रोच एक ऐसी अप्रोच जहां पे सीमलेस एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन का बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ द स्टेट। और बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ द स्टेट में क्या क्या आता है? तो आप कह सकते हो सरकार की ही एक ब्रांच है जुडिशरी, हालांकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। अभी देखिए, अगर आप बात करो ओवरऑल तो क्या क्या आता है आपका गवर्नमेंट के अंदर? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। ये तीन ब्रांचेस आप समझ सकते हो किसी भी गवर्नेंस को चलाने के लिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जुडिशरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है स्टेट की। स्टेट बोल लीजिए, गवर्नमेंट बोल लीजिए, स्टेट हालांकि बहुत
वाइडर कोनोटेशन का सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट एक छोटा कोनोटेशन होता है। ज्यादातर केस में किसी पार्टी की सरकार जो बनती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, वही सरकार कहलाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट को आप स्टेट के साथ एसोसिएट करने लगते हो तो स्टेट के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। हालांकि बेसिकली यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ द स्टेट में जुडिशरी, पुलिस और प्रिजन सिस्टम्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जुडिशरी, पुलिस और प्रिजन सिस्टम के रिकॉर्ड्स, भाई जेल में जो जो भी लोग बंद किए गए उनके रिकॉर्ड्स, पुलिस के रिकॉर्ड्स, पुलिस में आपको पता है बहुत सारे क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं, बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर होती हैं, उनके रिकॉर्ड्स, और जुडिशरी के रिकॉर्ड्स, यानी जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई इंडिया में, जहां जहां भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई, इन तीनों रिकॉर्ड्स को मिला के आप कर दो ऑनलाइन, और उसको क्या बुलाओगे, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि भाई पुलिस के सारे रिकॉर्ड्स जुडिशरी के अवेलेबल हो, प्रिजन सिस्टम्स के सारे रिकॉर्ड जुडिशरी के अवेलेबल हो, यहां तक तो चीजें ठीक है। लेकिन जब जुडिशरी के और प्रिजन सिस्टम्स के रिकॉर्ड पुलिस को अवेलेबल होने लगेंगे, तब पुलिस इनका गलत प्रकार से इस्तेमाल कर सकती है, और इसीलिए यहाँ पे इस इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये बोला है कि जो आईसीजेएस सिस्टम है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये क्लास और कास्ट इनइक्वालिटीज को बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रिजन सिस्टम के डाटा को, जुडिशरी के डाटा को आप एक जगह कंबाइन कर दोगे तो कहीं ना कहीं फिर क्रिमिनल्स का सेग्रीगेशन किया जाने लगेगा क्लास के आधार पर और कास्ट के आधार पर। आपने देखा होगा कि कॉलोनियल एरा के टाइम्स में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पूरी की पूरी क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया जाता था, और इसके लिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भी था 1871 में। तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को हैबिचुअल ऑफेंडर्स वहां पे डिक्लेयर कर दिया जाता था, और बोला जाता था कि इस कम्युनिटी या इस क्लास में सब हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। अब ये कितनी डेंजरस चीज है आप सोचिए, मतलब कि किसी को क्रिमिनल या ऑफेंडर बोलने से पहले आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाओगे, कहीं ना कहीं कोर्ट का जज डिसीजन सुनाएगा, और जब उसको कन्विक्ट किया जाएगा, जब उसके ऊपर फाइनली इल्जाम लगाया जाएगा, सजा दी जाएगी, तब बोला जाएगा कि हाँ भाई ये दोषी है। यहाँ पे किसी के पर्टिकुलर कम्युनिटी या क्लास के आधार पे या कास्ट के आधार पे उसको दोषी बोल रहे हो, तो ये काम गड़बड़ है। और यही बोलना है क्रिमिनल जस्टिस और पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट का कि भाई आप इतना ज्यादा इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो। अगर ये सारे रिकॉर्ड्स आप एक साथ मिला दोगे तो पुलिस के पास कहीं ना कहीं जुडिशियल और प्रिजन रिकॉर्ड्स भी पहुंच जाएंगे, और उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या क्लास के लोगों के खिलाफ अगर ज्यादा केसेस चल रहे हैं, गलत क्रिमिनल केसेस, तो फिर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ गलत ही जोड़ दिया जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो यही बोला जा रहा है, दिस इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न since the data collected, shared and collated through the e-courts project will be housed with the home ministry under ICGS। तो ये जो ICGS है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये जो भी डाटा कलेक्ट हो रहा है ये किसके अंदर में रहेगा, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में रहेगा, और उसको कभी भी किसी भी एजेंसी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब एजेंसी का गलत इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगेगी। आज की डेट में हो ये रहा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जबरदस्त जील के साथ डाटा कलेक्शन एक्सरसाइजेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसके चलते इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है। डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज, अब अगर डाटा की बात की जाए, देखिए डाटा आज की डेट में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, बिग डाटा, डाटा मैनिपुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब कहीं ना कहीं डाटा से रिलेटेड है। आप ये देखिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, ये आपका डाटा कलेक्ट करती हैं, आप गूगल पे ब्राउजिंग करते हो वो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से आपको ऐड दिखने लगते हैं ऑनलाइन जब भी आप कोई चीज़ करते हो, ठीक है। आप सर्च कर रहे होगे कुछ भी गूगल पे, अगर आपने कहीं की फ्लाइट सर्च की, वही फ्लाइट रिजल्ट्स आपके सामने आने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ये लार्ज स्केल गैदरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डाटा पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि डाटा कलेक्शन कोई इविल प्रोसेस नहीं है, कहीं ना कहीं डाटा कलेक्शन के बेसिस पे आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उन पैटर्न्स के हिसाब से कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो एक्चुअली इट इज अ गुड थिंग, बट इट इज अ गुड थिंग व्हेन इट इज यूज्ड इन अ गुड मैनर। तो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने डाटा को स्टोर कितनी सेफली किया, और उसके बाद वो डाटा किसके किसके साथ शेयर किया जा रहा है, जब इन सब चीजों के ऊपर बात आती है ना, तब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो आपने डाटा कलेक्ट किया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट डाटा कलेक्ट करने के बाद वो डाटा आपने स्टोर कहाँ किया, और उस डाटा को आपने किसके किसके साथ शेयर किया, दिस इज अ मेजर इशू। डाटा कलेक्शन के रिस्पेक्ट में एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेज 2 ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट के समय पे एक आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम था नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस। हुआ ये कि कोर्ट्स में जब समन्स इशू करते हैं ना, तो इन समन्स की जो सर्विस होती है उसके चलते में प्रॉब्लम आ रही, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ केसेस पेंडिंग सिंपली फॉर द सर्विस ऑफ समन।
समन का मतलब क्या होता है कि भाई कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग करते वक्त किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने सामने पेश होना चाहता है, पेश करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में वो समन इशू करता है कि भाई फला फला डेट पे कोर्ट के सामने यहाँ पे प्रेजेंट रहो। अभी ये समन ऑनलाइन जब इशू किए जाने लगे नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस के थ्रू, तो कहीं ना कहीं जितने भी लिटिगेंट्स वहां पे इन्वॉल्व थे, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उनको ऑनलाइन नोटिस इशू किए गए। उनसे बोला गया कि आप ऑनलाइन लॉग इन करके यहाँ से अपना समन डाउनलोड कर सकते हो, सीधे जुडिशरी के सामने प्रेजेंट हो जाओ। पहले क्या होता था कि जुडिशरी ने समन इशू किया, अब वो समन स्पीड पोस्ट से भेजा जा रहा है, स्पीड पोस्ट में बीच में कहीं खो गया तो जिसको समन गया था वो पहुंचा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। बाद में उससे पूछा तुम पहुंचे क्यों नहीं, तो उसने बोला सर हमको तो मिला ही नहीं। अब इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, पोस्ट ऑफिस वाला आया, पोस्ट ऑफिस वाले को 100 रुपए बोल के बोला कि यहाँ ताला लगाए वापस चले जाओ। तो इस प्रकार की बहुत गलत चीजें होती थी। ऑनलाइन होने के साथ ये सब गलत चीजें बंद हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप डाटा स्टोर कर रहे हो, बट उस डाटा को शेयर कैसे कर रहे हो, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को यहाँ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब बात आती है राइट टू प्राइवेसी की, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट याद आता है, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिस्पेक्ट में मैं अलग से कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। जैसे कि कल ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की, केदारनाथ जजमेंट लेके 1962। तो व्हाट इज केदारनाथ सिंह जजमेंट ऑफ 1962, मैंने पूरे बैकग्राउंड के साथ 10 मिनट में आपको समझा दिया। उसी प्रकार से पुत्तू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था, ये भी मैं कहीं ना कहीं आपको समझाऊंगा जल्दी ही। तो कहीं ना कहीं पुत्तू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है, और कहीं ना कहीं इस राइट टू प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में एक डाटा प्रोटेक्शन रिजीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो डाटा है ना वो आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर सकता है। आप व्हाट्सएप में, गूगल में, इन सब जगहों पे क्या सर्फ करते हो, ये आपकी प्रायोरिटीज को दिखाता है। आपकी क्या प्रायोरिटीज है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीजें पसंद आती हैं, ये आपका पर्सनल प्रेरोगेटिव है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पसंद को किसी को बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते हो। और बिना बताए ऑनलाइन अगर आपकी डाटा इकट्ठा की जा रही है और फिर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए या सर्वेलांस के लिए, तो ये कहीं ना कहीं डेंजरस हो जाता है। तो भाई डाटा को यूजफुल तब कब बनाया जा सकता है, जब डाटा को आप स्टोर करो, उसको एग्रीगेट करो, और जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको एनोनिमस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मतलब किसी भी पर्टिकुलर डाटा में आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करो, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग रहते हैं, वो किन किन चीज़ों को प्रेफर करते हैं, और उसके हिसाब से उनको सर्विस प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इस प्रकार से ज़्यादातर चीज़ें होती नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब मान लीजिए डाटा आपने इकट्ठा किया, अभी उस डाटा के दम पे आप इंडिविजुअल्स को टारगेट करने लगे, ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं फेज 3 ऑफ ई कोड प्रोजेक्ट्स में ये होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे आप 360 डिग्री प्रोफाइल बना रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन की। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कैसे मतलब एसोसिएट हो रहा है, ये आप यूनिफाइड डाटाबेस में लिख रहे हो। मतलब प्रिजन सिस्टम में उसका क्या रिकॉर्ड है, पुलिस में उसका क्या रिकॉर्ड है, जुडिशरी में उसका क्या रिकॉर्ड है, इसको आप यूनिफाइड कर रहे हो। अब इसको यूनिफाइड अगर करते हो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने क्राइम किया है, ठीक है, अब उसने सीरियस क्राइम इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, वो एक अलग बात है। वो जेल गया होगा तो उसका प्रिजन में कोई रिकॉर्ड होगा, पुलिस में उसके खिलाफ कोई एफआईआर फाइल होगी, वहां रिकॉर्ड होगा, और जुडिशरी में उसके खिलाफ केस चला, वहां रिकॉर्ड होगा। अब ये तीन डाटा आपने कंबाइन कर दिए, कुछ और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का डाटा मान लो यहाँ पे आपने कंबाइन कर दिया। अब जुडिशरी में जब उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट केस चल रहा है, तो एक जज के पास ये सारे डाटा की अवेलेबिलिटी हो तो चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा डाटा पुलिस के पास अवेलेबल रहता है, तब कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, क्योंकि फिर पुलिस यहाँ पे कास्ट और क्लास के बेसिस पे पर्सन्स को सेग्रीगेट करना शुरू कर सकता है। तो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्सन आ गया एक्स, पुलिस वाले ने बोला कि ज्यादातर डाटाबेस में ज्यादा लोग एक्स के हैं, तो ये पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया ही होगा। तो यहाँ पे पुलिस वाले ने किस बेसिस पे एसेस किया कि भाई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, तो इसने भी किया होगा। अब ये बहुत गलत चीज है। इसी क्लास और कास्ट सेग्रीगेशन की बात हो रही, इनइक्वालिटी की बात हो रही है, अगर आप इस डाटा को मिला के सारी एजेंसीज के पास अवेलेबल करवा देते हो तो। और ये नहीं करना चाहिए। देखिए जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उन्होंने इस डाटा एग्रीगेशन के ऊपर मास्टर कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज आपका डाटा इकट्ठा करती हैं और आपके पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको ऐड दिखाने लगती हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपके ऊपर सर्वेलांस करने लगेगी। तो भाई किसी एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि कम्युनिटी या क्लास के लोगों के ऊपर ज्यादा इल्जाम लगे हैं क्राइम के, तो हो सकता है उनका 360 डिग्री सर्वेलांस होने लगे। तो ये काम कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। इसलिए डाटा को सेंट्रलाइज करना सही नहीं है, डाटा को लोकलाइज करके रखना जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप डाटा
बिग डाटा का, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हो, बट इस प्रकार से इस्तेमाल मत करिए कि हर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास वो डाटा अवेलेबल है और वो इसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को परेशान करें, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, आप कह सकते हो ह्यूमन राइट्स के, जहाँ पे जो पुलिस एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सबकी तरफ बहुत प्यार से एक्ट करेंगी, ठीक है ना, एक न्यूट्रल माइंडसेट से काम करेंगी। इंडिया में अभी भी बहुत बायस चलता है और इस बायस से हमको अपने आप को बचाने की जरूरत है, और हम इस प्रकार से अपने आप को इससे बचा सकते हैं कैसे, कि भैया कहीं ना कहीं डाटा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसको लोकलाइज करना जरूरी है, एक लिमिट से ज़्यादा उसको सेंट्रलाइज करके सरकार को या किसी भी प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा ताकत देना ठीक नहीं है। तन्मय सिंह साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ, ठीक तरीके से आपको ये आर्टिकल समझा पाया हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन फेज 3 ऑफ ई कोड प्रोजेक्ट, और ये जो फेज 3 है ये प्रपोज किया गया है, दिस इज स्टिल नॉट ऑफिशियल पॉलिसी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एट होम चिल्ड्रन ऑफेंड बाय कोविड-19। इस रिस्पेक्ट में मैं पहले आपको बता दूं, ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, हाउ टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इन इंडिया। कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का यहाँ पे क्या रोल है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो का रेफरेंस मैं आपको 2-3 बार दे चुका हूँ। रीजन क्या है इस वीडियो का रेफरेंस को देने का, रीजन सिंपल है कि भाई देखिए, एडॉप्शन को लेके जो न्यूज़ चल रही है, कारा को लेके जो न्यूज़ चल रही है, उसके बेसिक्स मैंने आपको पहले बता दिए, तो बेसिक्स शायद यहाँ पे रिपीट ना करूँ, ठीक है। अब बच्चों को अडॉप्शन के लेने की अगर मैं बात करूं, तो एक बहुत अच्छी पिक्चर है यहाँ पे, लॉयन नाम की पिक्चर है, देव पटेल की मूवी है। देव पटेल ये स्लम डॉग मिलियनेयर वाले हीरो हैं। एक बच्चा जो कि कहीं ना कहीं ऑर्फन हो गया है, उसको प्रॉपर एडॉप्शन की जरूरत किस हद तक हो सकती है, वो इस बच्चे की कहानी से आपको पता चलेगा। तो कभी समय लगे तो इस लॉयन मूवी को देखिएगा, थोड़ी बोरिंग लगेगी आपको, बट एक इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक बच्चा होता है, बहुत छोटे में फंस जाता है कुछ लोगों के बीच में, जैसे जैसे भागता है, और उसको एक ऑस्ट्रेलियन कपल अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं। बाद में वो अपने माँ बाप से मिलने आता है। एक बच्चा होता है छोटा सा, वो मतलब वो अपने भाई के साथ कहीं जा रहा होता है, ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन चल देती है, तो वो अपने भाई से और अपनी माँ से बिछड़ जाता है। अब उसके पास इतने एवेन्यूज नहीं होते कि वो वापस जा पाए, और ट्रैफिकिंग में फंसते फंसते जैसे जैसे बच जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। तो एक कहानी है बच्चे की, आप चाहो तो देख सकते हो। इस प्रकार की जो मूवीज हैं वो अच्छी होती हैं, किसी सोशल कॉज को दर्शाती हैं। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल को शुरुआत करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं डिजास्टर्स में लोगों की जनरोसिटी सामने आती है, जैसे कोविड-19 के डिजास्टर में जब लोग भूखे थे, तो जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने दान किया, ठीक है ना, फूड ग्रेन्स को दान किया, लोगों तक पहुंचाया। अब बात यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में बहुत सारे लोग अनाथ हो गए, ऑर्फन हो गए, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, जो कैलामिटीज की वजह से यहाँ पे ऑर्फन हो गए हैं, दे आर फ्री फॉर अडॉप्शन, ठीक है भाई। और कुछ ऐसे अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, वो चाहते भी हैं इन बच्चों को गोद लेना, और कहीं ना कहीं अगर ये बच्चों को गोद ले लिया जाता है तो इनको एक बेटर लाइफ मिल सकती है, ठीक है। अगर ये बच्चे अपने गरीब रिलेटिव्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे इनको बहुत बुरी लाइफ मिलेगी, वहाँ इनके साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट होगा। बट अगर ये किसी अच्छे घर में अडॉप्ट होकर चले जाते हैं, इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन बात ये है कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे ऑर्फन हो रहा है, तो अडॉप्शन शुड नॉट बी कॉन्ट्रैरी टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। उसका रीजन क्या है? मान लीजिए कोई अमीर माँ बाप इंडिया में गरीबी के नाम पे कुछ बच्चों को अडॉप्ट करने आते हैं, तो इससे होगा क्या? अगर प्रॉपर नियम कानून नहीं होंगे तो यहाँ पे अडॉप्शन रैकेट्स चलने लगेगा, और अडॉप्शन रैकेट्स में क्या होगा कि किसी एक बच्चे को ट्रैफिक करके या किसी माँ बाप से छीन के उसको जबरदस्ती अडॉप्शन में दे दिया जाएगा, धंधा सा खुल जाएगा। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, ये बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए 3-4-5 लाख 6 लाख आराम से खत्म कर देते हैं। तो एक बच्चे की ट्रैफिकिंग करके लाया जाएगा और उसको यहाँ पे बेचा जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये बात बिल्कुल क्लियर कट बोली है कि भाई जो भी अडॉप्शन होगा वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर बनी कारा नाम की इस अथॉरिटी के थ्रू ही होगा। और ये बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सोसाइटी, एनजीओ इन सबसे बोला है कि भाई कोई भी अडॉप्शन कोविड में जो भी ऑर्फन का हो रहा है वो कारा के थ्रू ही होना चाहिए। उसके अलावा कहीं से भी अगर अडॉप्शन हो रहा है तो आप उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लो। और ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 के समय पे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स, मैसेजेस सामने आने लगे थे जहाँ पे दिखाई जाने लगा कि ये बच्चा बहुत गरीब है, ये यहाँ पड़ा मिला, इसकी परवरिश में अब तक इतना पैसा खत्म हुआ, इसको अडॉप्ट कर लिया, और इस प्रकार से लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि भी कर पानी मुश्किल है कि क्या सच में वो बच्चा कोविड-19 ऑर्फन है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हुए, लेकिन जब इस प्रकार के धंधे चलने लगते हैं ना, तो उस धंधे में कुछ ऐसे बेकार लोग आ जाते हैं, जो हो सकता है वो बच्चा कहीं से चुरा के लाके अडॉप्शन में दे दे। एक
बच्चे को किसी की माँ की गोद से वो चुरा के किसी को लाके एडॉप्शन में दे दें, बोल के कि भाई कोविड-19 में इसके माँ बाप खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को इन सब चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेन्युइनली अडॉप्टिव पेरेंट्स है, अच्छी बात है, बट अडॉप्शन का एक लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस कारा के थ्रू होके आता है और कारा के थ्रू ही वो लीगल प्रोसेस होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये बच्चे जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, देखिए कोई बच्चा सच में जेन्युइनली ऑर्फन है, अगर उसका एडॉप्शन प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आजकल इंटर कंट्री अडॉप्शंस भी हो रहे हैं। अब इंटर कंट्री अडॉप्शन को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया जाता है। देखिए एक बच्चा जो कि इंडिया के कल्चरल एनवायरनमेंट में रहता है, अभी इंडिया के कल्चरल एनवायरनमेंट वाले बच्चे को मान लो कोई फॉरेन कंट्री का कपल आके अडॉप्ट करके ले जाता है, तो उसका जो अब कल्चर होगा ना, वो अडॉप्टिव पेरेंट्स वाला कल्चर हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका कल्चरल मिसमैच भी हो सकता है। अब ये एक बड़ा ह्यूमन राइट्स इशू है। जो बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं है, रहने की जगह के पैसे नहीं है, उनको अगर एक अच्छा घर मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए, वही एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो इंटर कंट्री अडॉप्शन में कल्चरल मिसमैच हो गया, ये तो भैया हाईएस्ट लेवल की ह्यूमन राइट्स की आपने बात कर दी। दिसंबर 2004 में जब इंडिया में सुनामी आई थी और साउथ एशिया की बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे अफेक्ट हुई थी, तो वहाँ पे कुछ इल एडवाइस कैंपेन चलाए गए थे कि ये बच्चा यहाँ पे अनाथ हो गया है, इसको अडॉप्ट कर लीजिए, इसको अडॉप्ट कर लीजिए। तो बहुत सारी एशियन कंट्रीज को समझ में आया कि अडॉप्शन रूल्स को तो मजाक बना रखा है, लैक्स इन्फोर्समेंट हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग उस समय पे शुरू हो गई। तो उस समय पे कहीं ना कहीं एनजीओज एक्टिव हो गए थे, भारत सरकार एक्टिव हो गई थी, और अभी भी यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। एनसीपीसीआर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट निर्देश यहाँ पे लागू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को इस समय पे बचाना, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, एनसीपीसीआर एंड हमारे और आपके जैसे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम इस प्रकार की चीजों को देखें, रोकें। जब भी आपके सामने ऐसी कोई भी चीज देखने को मिले, आपको तुरंत अथॉरिटीज को सूचित करें। उसका रीजन ये है क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की जान बचा सकते हो। बहुत सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में कुछ दिन पहले ही मेरे एक स्टूडेंट ने डाला था कि सर यहाँ पे कोविड-19 ऑर्फन बच्चे को ये अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उसका भी मैंने आपको शॉर्ट डाला था। बहुत सारे लोगों ने उसको बताया भी था कि आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो इस इवेंट को। तो यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस इन दिस थिंग्स। वो दिखाया गया ना टीवीएफ एस्पिरेंट्स में कि आप कैसे बदलाव ला सकते हो, तो ये बदलाव जरूर लाने की कोशिश करो। एक फोन करके कोई गलत चीज को अथॉरिटीज को जरूर रिपोर्ट करो। अब इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ तो था नहीं बात करने को, ऑलरेडी मैंने पहले इस बारे में बात कर रखी। एनसीपीसीआर के रिस्पेक्ट में कभी मैं और आपको बताऊंगा। इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल भी मैंने अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पे, कभी मौका लगा तो मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ एशियाज हेल्थ केयर बर्डन। मैं कहूंगा कि आज के एडिटोरियल में वो ई कोड प्रोजेक्ट वाले आर्टिकल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा वो ये है, साउथ एशियाज हेल्थ केयर बर्डन। यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, ये जो ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जैसी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज हैं, इनके सामने हेल्थ केयर के केस में क्या बर्डन आ रहा है, पैंडेमिक के बाद ये बर्डन कितना बड़ा हो गया है, उसके बारे में बात की गई है। अगर आप बात करो हमारे देश की, तो भाई कहीं ना कहीं साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला कोरोना से देश हमारा ही है। 18 मई को इंडिया में 4529 डेथ्स हुई कोविड-19 से। अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट डेली डेथ टोल रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स इन जनवरी सॉ 4468 डेथ्स। जनवरी में यूएस में एक दिन में 4468 डेथ्स हुई थी। इंडिया में मई 18 को 4529 डेथ्स हुई हैं। यूएस का डेथ रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत एफिशिएंट है और इंडिया का डेथ रिपोर्टिंग सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं। इसके बारे में पिछले साल ही बहुत आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे एडिटोरियल्स पे। तो कुल मिलाकर हम ये भी सेफली कह सकते हैं कि डेथ्स एक्चुअली में इससे ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि इंडिया में कम ही डेथ्स रिपोर्ट की जाती है, केसेस भी कम रिपोर्ट होते हैं, डेथ्स भी कम रिपोर्ट होती है। अब अगर आप बात करो तो साउथ एशिया में केवल इंडिया ही नहीं है जहाँ पे कोरोना या बवाल मचा रहा है। ये आप देख सकते हो कि जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव है ये आसपास की कंट्रीज में भी घुस गई, चाहे नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो। मई में श्रीलंका में ही 78,218 केसेस थे। अब आप बोलोगे सर इंडिया तो एक ही दिन में 4 लाख मार रहा है, श्रीलंका में 78,000 एक महीने में क्यों ज्यादा हो गए? ज्यादा हो गए। आप अगर श्रीलंका का इलाका और वहां की आबादी देखोगे तो एक महीने में 78,000 केसेस श्रीलंका में ज्यादा ही है। अप्रैल में पाकिस्तान में भी दिन में 200 से ज्यादा डेथ्स हो रही थी। हालांकि पाकिस्तान में भी जो रिपोर्टिंग फिगर्स है वो बहुत बकवास हैं, उनके हॉस्पिटल की रिपोर्टिंग फिगर्स फ्लॉड हैं, लेकिन अब 200 को 4,500 से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते हो। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में भी बहुत हद तक कोरोना वायरस फैल रहा है और ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो बांग्लादेश में भी फैल रहा है। भूटान एक ऐसा देश है साउथ एशिया का जिसने कई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, वहां पे एक डेथ हुई है और अब तक 1724 केसेस हुए हैं। उसका रीजन ये है कि भूटान का पब्लिक हेल्थ सिस्टम काफी अच्छा फंडेड है। वहां पे सरकार अपनी नागरिक के प्रति काफी, आप कह सकते हो कि जागरूक है कि भाई नागरिक को सेवा प्रोवाइड करना। मिलिट्री पे वो काफी कम पैसा खत्म करते हैं।
अपने सोशल इंडिकेटर्स पे वो ज़्यादा पैसा खत्म करते हैं। उनकी सरकार अपने लोगों की तरफ काफ़ी अकाउंटेबल है और उनके सिटीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया की तरह नहीं कि बिना मास्क उतारे कहीं पे भी घूम रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, पूजा हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे। इंडिया में कहीं ना कहीं तो लोगों से गलती हुई है, कहीं ना कहीं तो लोगों ने सोशल गैदरिंग की है, शादी में नाच गाना हो रहे हैं, ठीक है। एक तो इवेंट मैं पर्सनली जानता हूँ अपने पहचान में कि वहाँ पे क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इंगेजमेंट हुई और इंगेजमेंट के समय पे, इंगेजमेंट के फंक्शन में ही हुआ ये कि भाई ये मतलब मोस्ट प्रॉब्ली वो B.1.61.2 ही वाला वेरिएंट था, जो कि भैया इतना गजब तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई। उस पर्टिकुलर पर्सन में जिस लड़की की एंगेजमेंट हो रही थी उसके रिश्तेदारों में 3 लोगों की डेथ हो गई, सिर्फ उस एक एंगेजमेंट के फंक्शन के चलते। वो इवेंट ही सुपर स्प्रेडर बन गया, समझिए। बहुत सारे लोग और भी इन्फेक्ट हुए थे बट वो कहीं ना कहीं ठीक हो गए। तो अब इस प्रकार से हम आराम से बोल सकते हैं कि गलती हम लोगों से भी हुई है। यहाँ पे गलती सिर्फ सरकार के ऊपर फेंक देना सही नहीं है। जब हमको पता है कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो हमें भी कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है और अगर हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर रहे हैं तो हम भी रिस्पॉन्सिबल है अपनी प्रॉब्लम के लिए। इंडिया में क्रेमेटोरियम्स हमको ओवर क्राउडेड दिख रहे हैं सुपर स्प्रेडर इवेंट्स की वजह से। फ्रेजाइल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, ये जो हमारा फ्रेजाइल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेकेड से इसको निगलेक्ट किया गया है। सिटीजन्स हेल्थ प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, लॉजिस्टिकल मिसमैनेजमेंट होता है यहाँ पे। लॉजिस्टिकल मिसमैनेजमेंट बहुत सी चीज़ों में होता है, चाहे वो वैक्सीन्स हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, चाहे पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाना हो। इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कमी हो रही है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो डेकेड से निगलेक्टेड है। सिर्फ 1% ऑफ द इंडियाज ग्रॉस जीडीपी को यहाँ पे खर्च किया जाता है, जबकि प्राइवेट मेडिकल सेक्टर बूम कर रहा है। प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में पैसा इन्वॉल्व है, हाईली कमर्शियलाइज बिजनेस है और हाईली कमर्शियलाइज बिजनेस में ऑब्वियसली बात है जो पैसा खर्च कर सकता है उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है। और सेकेंड वेव तो इतनी गंदी आई थी कि जो पैसा खर्च कर सकते थे वो भी निपट गए, रीजन बीइंग कि उनको सही समय पे चीजें नहीं मिल पाई। तो इसको आप लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम कह सकते हो। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी आई थी ना इंडिया में, ऐसा नहीं था कि हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, प्रोडक्शन हम कर रहे थे, लेकिन जहां पे जितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत थी वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया और उसके चलते बहुत सारे लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मृत्यु हो गई। इंडिया के पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए तो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में आप कह सकते हो कि प्रति 1000 लोग 0.08 डॉक्टर्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि प्रति 1000 लोग कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे 0.08 है, मतलब उसका 10% भी नहीं है हमारे पास। जितने डॉक्टर्स होना चाहिए उसके केवल 8% डॉक्टर्स हैं हमारे पास। फिर अगर आप देखो तो इंडिया में पर 1000 पीपल आधा बेड है। अब ये एक बहुत डेफिशिएंट फिगर है। नॉर्मल जब केसेस होते हैं ना, जब आपका पैंडेमिक ना चल रहा हो तो प्रति 1000 लोग 0.5 बेड्स बहुत कम है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की बात करिए तो बांग्लादेश में भी पर 1000 लोग 0.8 बेड्स हैं और पाकिस्तान में पर 1000 लोग 0.6 बेड्स हैं और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी पर 1000 पीपल वहां पे कम है। इंडिया जैसी कंट्रीज की बात की जाए और साउथ एशिया की बाकी कंट्रीज बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव इन सब की बात की जाए तो हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर आप समझ ही सकते हो कि भाई अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने हेल्थ पे 100 रुपए लगे इलाज में, मतलब किसी फैमिली में किसी पर्टिकुलर पर्सन की तबियत खराब हुई, उसके इलाज में 100 रुपए लगे, तो इस 100 रुपए में से उसकी जेब से 15 से 20 रुपए जाए, बाकी सारी चीजें इंश्योरेंस से या फिर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से कवर्ड हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में अच्छे खासे पैसे लोगों की जेब से निकल जाते हैं। ये फिगर्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए बताए गए 62.67%, 73.87%, 56.24%। मतलब जब इंडिया में 100 रुपए कोई पर्टिकुलर पर्सन खत्म करता है अपनी बीमारी पे तो 62.67 उसकी जेब से निकलते हैं। बांग्लादेश में 73.87% उसकी जेब से निकलते हैं। पाकिस्तान में 56.24% उसकी जेब से निकलते हैं। और रूरल इंडिया में तो हालात और जगह ज़्यादा खराब है। अगर आप हमारे हिंदी लिटरेचर के नॉवेल्स पढ़ोगे, कुछ और वर्नैकुलर नॉवेल्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रूरल इंडिया में तो कई बार टीबी की खांसी आते आते वो पेशेंट बेड पे ही गुजर जाता है, वो कभी हॉस्पिटल की शक्ल ही नहीं देता है। हेल्थ केयर के नाम पे वहां कुछ है ही नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो लोग बैठते हैं वो ताश के पत्ते खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, देखिए बहुत सारे लोग काम भी करते हैं बट हालात यहाँ पे खराब है और उनकी गलती है नहीं। उनके पास ना मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचते हैं, ना प्रॉपर ट्रेनिंग पहुंचती, वो करें भी तो करें क्या। आजकल तो आशा एक्टिविस्ट हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी जाते हैं, जबरदस्ती सरकार भेज रही है। मैं बता रहा हूँ आज से 5-10-15 साल पहले देखिए हेल्थ के फील्ड में जब इंप्रूवमेंट होता है ना तो समय लगता है। अब अगर इंप्रूवमेंट 15 साल पहले से शुरू हुआ होता तो अब जाके चीजें सही होती हैं। अभी इंप्रूवमेंट अगर कोरोना के पैंडेमिक के समय से शुरू कर रहे हो तो कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे चीजों को ग्राउंड लेवल पे दिखने में।
हमने पेंडेमिक के समय पे देखा, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, लोग हॉस्पिटल के फ्लोर पे लोगों का मतलब इस वो कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। लोगों को कई 100 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, कई माइल्स चल के जाना पड़ रहा है एक हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। ऑक्सीजन, ड्रग सप्लाईज खत्म हो गई हैं। ज़्यादातर लोग घर पे जो लोकल औषधियाँ होती हैं इनको बना के पी रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। कोविड-19 के पैंडेमिक में बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स की भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ मृत्यु हो गई। और ख़ास बात यह है कि ये हेल्थ वर्कर्स जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, उसी हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस हद तक कोरोना के क्राइसिस में हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। तो इंडिया जैसी कंट्री जिसका दुनिया में 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, मतलब हम लोग मिलिट्री पे इतना पैसा खत्म कर रहे हैं लेकिन हेल्थ पे हमारा पैसा 4th लोएस्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को सारा पैसा मिलिट्री से निकाल के हेल्थ पे खर्च कर देना है। मिलिट्री भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो जब बगल में चाइना और पाकिस्तान जैसी इतनी फ्रेंडली कंट्रीज हो तो मिलिट्री पे खर्चा नहीं करोगे तो एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया ही अपनी मिलिट्री खत्म कर रहा है, आसपास की कंट्रीज भी कर रही है। अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पैंडेमिक में उन्होंने अपना मिलिट्री बजट 12% बढ़ाया है। 2020-21 में पाकिस्तान ने $7.85 बिलियन खत्म किया अपनी मिलिट्री पे, और उनकी जो हेल्थ स्पेंडिंग थी वो $151 मिलियन थी। बांग्लादेश का भी कुछ कुछ ऐसा ही हिसाब है। हालांकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान से बेटर है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। फिर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब ज़्यादातर जो सरकारी इन्वेस्टमेंट होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है या डिफेंस में होता है। तो डिफेंस में इसलिए क्योंकि हमको मिलिट्री ताकत बढ़ानी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए क्योंकि हमको बाहर की कंट्रीज को इंडिया में बुलाना है ताकि वो यहाँ पे आके बड़े बड़े बिजनेस बना पड़े, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाए। हम लोग हेल्थ को कहीं ना कहीं यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में कैपिटल होता है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाए जाते हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, हॉस्पिटल्स में अगर इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों से आता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल बनाने हैं तो सरकारी इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे, और सरकार हेल्थ में केवल 1% ऑफ जीडीपी खत्म कर रही है इंडिया में, जो कि बहुत कम है। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा पैसा एलोकेट करने की ज़रूरत है, और बहुत ही मिशन मोड में यहाँ पे आगे करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे आने वाले समय में इंडिया के हेल्थ सेक्टर में हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, और फिर पहुँचते हैं हम लोग आज के अपने आखिरी आर्टिकल पे। हाँ, हॉस्पिटल्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। क्या बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में? यहाँ पे देखिए एक इवेंट बताया जा रहा है। सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल की शुरुआत कुछ इस प्रकार से की गई है कि इंडियन ओरिजिन के एक नोटेड बोटेनिस्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं, कमलजीत बावा साहब। कमलजीत बावा साहब ने क्या बोला है कि एक इंपॉर्टेंट आइडिया दिया, दैट योर आइडेंटिटी इज ऑल्सो डिटरमिन्ड बाई अवर ज्योग्राफी। हमारी क्या आइडेंटिटी है वो हमारी ज्योग्राफी पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। और इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत प्रकार के लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं। ये लाइफ फॉर्म्स इंडिया में इवॉल्व हो रहे हैं इंडिया के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इस रिस्पेक्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के अपने रूट्स के साथ जुड़ा रहना एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब जब इन्होंने बायोडाइवर्सिटी की बात कर ली, कहीं ना कहीं हमने रूट्स की बात कर ली, तो अब ये हमारी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फैला रही है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व ही लाना चाहते हैं देश में, ठीक है, बाकी धर्मों को हटा देना चाहते हैं। अब ये देखिए, आइडियोलॉजी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि ये हिंदी को टारगेट कर रहे हैं। हुआ एक्चुअली में ये है कि जीबी पंत हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, वहां पे 5 जून को एक कंप्लेन रिसीव हुई कि जो काम करने वाले लोग हैं वो मलयालम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे वर्किंग प्लेसेस पे। तो उसके चलते हॉस्पिटल के स्टाफ ने एक यहाँ पे नियम कानून निकाला कि भाई देखिए, जितने भी नर्सिंग पर्सनल हैं वो या तो हिंदी में बात करेंगे या अंग्रेजी में बात करेंगे, वो मलयालम में बात नहीं कर सकते। अब ये देखिए बहुत गलत है। दिस इज अगेंस्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं, आप या कोई भी और जहां से भी अपने नेटिव प्लेस से आ रहे हैं, अगर हमको हमारी पहचान के लोग मिलेंगे तो हम उसी भाषा में बात करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं और आप, या मान लीजिए मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ के लंदन जाता हूँ और लंदन में मुझे कोई दूसरे इंडियंस दिख गए, तो अब वहां पे तो सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो इंडियन के साथ हिंदी में बात करूंगा ना, क्योंकि वो मेरी भाषा है। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये नर्सेस जो कि केरला से आके दिल्ली में काम कर रही हैं, अगर इनको अपनी दोस्त मिलेंगी केरला की तो वो उनके साथ मलयालम में बात करेंगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये पेशेंट से भी मलयालम में बोल रही है। अरे इतनी बुद्धि तो उनमें भी है कि जब पेशेंट को मलयालम नहीं आती तो उससे या हिंदी में बोलेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे।
तो अभी आपस में बात करने के लिए भी अगर आप मलयालम को यहाँ पे बैन कर दोगे तो ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो गया ना। ये तो इंटरनेशनल कोवेनेंट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, इस चीज को बैकलैश करके वापस ले लिया गया। तो ये चीज बिल्कुल भी यहाँ पे गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत हुआ और एक सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा हुआ, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। अब ये एक इवेंट था, इस इवेंट को हमने यहाँ पे देखा। कहीं ना कहीं अगर आप बात करो तो इसको ऑथर हिंदुत्व हिंदी से जोड़ रहा है, मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये हिंदी को जरूरत से ज्यादा फैला रहे हैं इंडिया में, जबरदस्ती दुनिया में और इंडिया में लोगों के ऊपर हिंदी इंपोज करना चाहते हैं। देखिए ये बात मैं आपको यहाँ पे काउंटर करना चाहूंगा, सरकार का मैं कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी नेशनलिस्टिक कंट्री की आप बात कर लीजिए दुनिया में, आप टर्की की बात कर लो, स्पेन की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, इजराइल की बात कर लो, पुर्तगाल की बात कर लो, हर जगह पे उनकी अपनी भाषा बोली जाती है, पूरा देश एक भाषा बोलता है। चाइना की बात कर लो, पूरे चाइना में मैंडरिन बोली जाती है। तो बात यह है कि एक भाषा एक देश की आइडेंटिटी होती है। इंडिया की आइडेंटिटी डेफिनेटली कल्चरल डाइवर्सिटी है, बट कहीं ना कहीं एक लिंगुआ फ्रैंका की जरूरत है, एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में बोली जाती है, जो पूरे देश में कल्चरल कनेक्ट की तरह काम करो। हिंदी कहीं ना कहीं ये काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर न्यूज को, जहां पे आप मलयालम के खिलाफ आप कह सकते हो कि एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। पर इस डिस्क्रिमिनेशन का फायदा उठा के आप ये बोलो कि भाई हिंदी को प्रमोट मत करो, हिंदी जबरदस्ती सबको परेशान कर रही है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, हिंदी नीड्स टू बी प्रमोटेड एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम बाकी लैंग्वेजेस को भी यहाँ पे प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई बार आप देखो, मैं वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश में बना दो, हमको हिंदी नहीं समझ में आती। अगर इंग्लिश को, हिंदी को लिंगुआ फ्रैंका की तरह प्रमोट किया जाता तो क्या ये प्रॉब्लम होती? कहीं ना कहीं जो लोगों को हिंदी नहीं आती वो भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में रहते हैं। अभी अगर आप हिंदी सीखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी भाषा नहीं सीखोगे। अपनी भाषा तो आप वैसे भी सीखोगे ना, अगर आप तमिलनाडु में, केरला में, किसी भी और स्टेट में बड़े हो रहे हो, वेस्ट बंगाल में, वहां की भाषा तो आप वैसे भी सीख रहे हो, वो भाषा तो आप वैसे भी नहीं भूलोगे। अपने दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ तो आप उसी भाषा में बात करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम हिंदी एज अ लिंगुआ फ्रैंका शुड बी प्रमोटेड। हिंदी को एज अ लिंगुआ फ्रैंका प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी भाषा छोड़ दी जाएगी, आपका अपना कल्चर छोड़ दिया जाएगा, ये गलत बात है। ठीक है ना, ये चीज मेरा कहना है, बाकी आप लोग इससे वेरी भी कर सकते हो। तो कुल मिला के ये जो इंसिडेंट हुआ है मलयालम वाला, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और इस प्रकार के इंस्टेंसेस को आप डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में अपने आंसर्स में कोड भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के एडिटोरियल में इतना ही था। मुझे लगा नहीं था कि इन 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करने में ऑलमोस्ट 50 मिनट लग जाएंगे, बट ठीक है, आई होप थोड़ा होलिस्टिक कवरेज हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको अच्छे खासे मिल ही रहे हैं, आज कुछ स्टैटिक की वीडियोस भी डालने हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।